पार्षद होते हैं, पार्षदों के ऊपर एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है, कमेटीज होती है। Meet Rohit Ahlawat, Conservative Councillor from Wokingham, England. तो आपकी सफलता को वोटर कैसे नापेगा कि आपने क्या किया? सबसे पहले यहाँ जो लोकल वोटर होता है वो ये देखता है कि मेरी काउंसिल में प्रेजेंस कितनी है, कि भाई मैं अपनी काउंसिल में अपने लोगों के मुद्दे उठाता हूँ कि नहीं उठाता हूँ। वीडियो पे सब आता है, वीडियो पे सब आता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग सब बनते हैं, सब बनता है, एजेंडा पब्लिश होता है। जब काउंसलर चुने जाते हैं ट्रेनिंग होती है कोई? Meet Gaurav Malik, President of Mission 7374. On his UK visit, he spoke with local government leaders to reform and strengthen local governance in India. तो हर तरह की ट्रेनिंग होती है और इन्होंने तो बाकायदा सर्टिफिकेशन बना रखा है। एनुअल बैलेंस शीट हम जारी करते हैं, बिल्कुल, और उस बैलेंस शीट पे हम ये देखते हैं कि भाई हमारा कितना खर्चा हुआ, कितनी हमारी प्रॉपर्टी है, कितना हमें रेंट आता है, बिल्कुल वो आता है। यहाँ जो प्लानिंग और जो ग्रीवेंस है वो सब एक काउंसलर करता है। अगर मेरे को कोई 25 पाउंड से ऊपर का कोई गिफ्ट भी दे दे तो वो मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है। सबको मिशन 7374 की तरफ से गौरव मलिक का नमस्कार। आज हम इंग्लैंड में हैं, हम बैठे हैं रोहित अहलावत जी के साथ। रोहित अहलावत जी यहाँ पे काउंसलर हैं, मतलब पार्षद हैं। ये लंदन के पास में, जैसे दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली के पास गुड़गांव है, लगभग उतनी ही दूर जो है इनकी काउंसिल है, इनकी नगर पालिका है, उसमें ये काउंसलर हैं। बड़ी युवा अवस्था में जो है ये इंग्लैंड आए और यहाँ आकर के बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि काउंसलर बने। आज का इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि हम इंग्लैंड में एक पार्षद कैसे काम करता है, छोटी सरकार कैसे काम करती है, और यहाँ की छोटी सरकार कैसे मजबूत है भारत की छोटी सरकार से। यहाँ के शहर साफ़ क्यों हैं, यहाँ वाटर लॉगिंग क्यों नहीं होती, यहाँ रोड टूटे क्यों नहीं होते, यहाँ स्ट्रीट लाइट ढंग से काम क्यों करती है, यहाँ सड़कों पर कूड़ा क्यों नहीं दिखाई देता। इन सब सवालों के जवाब हम रोहित अहलावत जी से लेंगे। स्वागत है रोहित जी। नमस्कार मलिक साहब, आपका लंदन में स्वागत है। और आप यहाँ आए और जो भी विषय आपके हों, मैं आपके दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो एक नागरिक जब एक वोट देता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारी है और सरकार को उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाना चाहिए। तो आप यहाँ मतलब लंदन में आके आपका कैसे मन कर गया कि भाई मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊँ, वो भी जल्दी बढ़े? देखिए मलिक साहब, जैसे मैं 2008-9 में यहाँ स्टूडेंट आया था, तो 16-17 साल का वक्त हो चुका है। तो आप जहाँ भी रहते हो, अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो राजनीति ही एक वो जरिया होता है कि आप अपने समाज के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हो। अब वो हिंदुस्तान में सामाजिक कार्य की रूपरेखा बदल चुकी है। अगर समाज में वहाँ वो सामाजिक काम करके राजनीति में आना चाहते हैं, यहाँ लोग राजनीति करके सामाजिक सुविधाएं प्राप्त और लोगों को मुहैया कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा मन था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ की राजनीति को चुना। तो आप एक काउंसलर के तौर पे क्या काम होता है? एक जैसे सामान्य वीक है, उस हफ्ते में जैसे आज हम बैठे हैं, शनिवार का दिन है जी, तो अब अगले एक हफ्ते आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ की जो राजनीति होती है, जो काउंसलर की जो राजनीति होती है या जो मेयर की जो राजनीति होती है, वो पार्शियल राजनीति होती है, फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं होती है कि वो अपना रोज़गार, अपना व्यवसाय बंद करके फुल टाइम वो राजनीति करे, ऐसा नहीं होता है। और जो हमारी मीटिंगें होती हैं, अब जैसे जो आपने मेरे से आने वाले एक वीक का बारे में पूछा, जो हमारी मीटिंग होंगी वो नॉन वर्किंग आवर्स में होंगी। हमारी मीटिंग शाम को 7 बजे शुरू होती है, रात के 11 बजे तक हमारी मीटिंग चलती है। तो हम 9 से 5 में जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है मैं वो अपने काम करूँगा, और शाम को मैं जो समाज सेवा के नाम की जो हम राजनीति जिस पृष्ठभूमि में मैंने कदम रखे वो करूँगा। तो आने वाले 7 दिन में जैसे कि मेरे 2 प्रोग्राम है, लेकिन वो प्रोग्राम नॉन वर्किंग आवर्स में है ताकि सबसे ज़्यादा लोग मिल सकें, किसी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उसका कोई असर ना हो। अब जो हमारी काउंसिल मीटिंग होगी वो 7 बजे शुरू होगी और 7 से वो 11 चलेगी, तो उसमें हम जो भी मेरा मुद्दा होगा मैं उसमें उठाऊँगा। तो काउंसिल मीटिंग में कौन कौन होता है? काउंसिल मीटिंग में सारे इलेक्टेड काउंसलर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं और मेयर होता है। कितने काउंसलर हैं, अधिकारी कौन कौन होंगे? अब हमारे यहाँ जिस बोरो काउंसिल में मैं हूँ, हमारे यहाँ 54 काउंसलर हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं। और जो अभी सत्ता पक्ष है वो लिबरल डेमोक्रेट है और हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं एज ए कंजर्वेटिव। और मेयर होगा, और उसमें जैसे इंडिया में हम इनको मिनिस्टर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलते हैं
कि जैसे कोई हाईवेज़ का है या भाई कोई स्कूल का है या कोई बिल्डिंग सोसाइटी का है, तो उनको यहाँ मिनिस्टर ना बोल के एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलते हैं। तो वो अब मान लो मैंने आने वाला जो मेरी मीटिंग है उसके लिए मैंने एक मुद्दा उठा रखा है कि भाई मेरे एरिया में मेरे वार्ड की ये समस्या है, तो वो जवाबदेही होगी उस एग्जीक्यूटिव मेंबर की कि वो उसका जवाब उस मीटिंग में ऑन रिकॉर्ड दे। ऑन रिकॉर्ड, तो कैमरा भी होता है उसमें? हाँ, वो यूट्यूब पे लाइव आती है। यूट्यूब पे लाइव आती है। लाइव आती है। तो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नगर निगम या नगर पालिका की कार्रवाई या ग्राम पंचायत की कार्रवाई इंडिया में ऑन कैमरा नहीं होती, उसको आप यूट्यूब पे नहीं देख सकते। कौन सा निर्णय कब लिया गया, किस ठेकेदार को काम दिया गया, इसका इंडिया में वीडियो पे एक आम आदमी खोल के नहीं देख सकता, पर यहाँ देख सकता है। तो ये सबसे बड़ा फर्क आ गया। पहला सबसे बड़ी बात क्या है मलिक साहब, जैसे कि जो हमारी मीटिंग होती है उसमें डिस्क्लेमर होता है कि भाई ये हम यूट्यूब पे लाइव चला रहे हैं, और अगर जो वहाँ कोई क्वेश्चन आंसर सेशन होता है या कोई स्पीच होता है तो पब्लिक अपने कमेंट्स उस पर देती है। वो कमेंट उस पर देती है, तो ये मतलब पारदर्शिता है। ठीक है। अब कोई भी बड़ा निर्णय लेना होता है सरकार को या कोई मुहिम चलानी होती है तो पहले उसमें 4 महीने का पहले एक वो दिया जाता है, एडवाइजरी हो जाती है कि हम ये करने की सोच रहे हैं, आप अपने सुझाव हमें पहले दो। चल रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ के जो नागरिक हैं आपके वार्ड के, वो किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं आपके पास? देखिए, ये विकसित देश है, यहाँ पानी खड़े होने की समस्या ज़्यादा नहीं है, स्ट्रीट लाइट की समस्या ज़्यादा नहीं है, यहाँ टूटे सड़कों की समस्या नहीं है। लेकिन अगर रोड टूट गया या कोई पोर्ट होल हो गया, कोई गड्ढा होगा, तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। यहाँ जो हिंदुस्तान का वो नहीं है कि गंदा पानी पीने की समस्या है या कोई और समस्या नहीं, यही समस्या अगर होगी तो वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ये बस भी काउंसिल की? ये बस काउंसिल रन ऑपरेट होती है, लेकिन ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स बस को रन करते हैं, लेकिन हमारी ही काउंसिल। तो आमदनी होती है काउंसिल की? हाँ, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर पैसा देता है जी। अभी जैसे कि जहाँ बैठकर आप ये इंटरव्यू कर रहे हो, ये काउंसिल की प्रॉपर्टी है, हमारी सरकारी प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर इसमें कोई कल को बच्चे ये कंप्लेंट कर दे कि हम फुटबॉल नहीं खेल पा रहे, ये घास बड़ा हो रखा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है। तो आपकी सफलता को कैसे नापते हैं? आपका टेन्योर कितना है? पहले तो मेरा 4 साल का टेन्योर है। मैं 2023 में पहली बारी चुनाव जीता था, और मैं आपके दर्शकों और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 2 अलग अलग संस्थाओं में काउंसलर हूं, और दोनों को मैं इलेक्शन जीत कर हुआ हूं। जैसे आपने बोला ना, नगर पालिका या जिला पार्षद, तो मैं दोनों पालिकाओं में हूँ। अच्छा, यहाँ हो सकते हैं दोनों? हाँ, दोनों हो सकते हैं। तो मैं जैसे अर्ली टाउन काउंसिल, ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, अर्ली टाउन काउंसिल, और वो अगर मैं आपके दर्शकों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो वो किंगडम हमारा स्टेट है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आपकी जैसे 4 साल आपके बीतेंगे, तो आपकी सफलता को वोटर कैसे नापेगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं मैंने किया? सबसे पहले यहाँ जो लोकल वोटर होता है वो ये देखता है कि भाई मेरी काउंसिल में प्रेजेंस कितनी है, कि भाई मैं अपनी काउंसिल में अपने लोगों के मुद्दे उठाता हूँ कि नहीं उठाता हूँ। वीडियो पे सब आता है? वीडियो पे सब आता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग सब बनते हैं? सब बनता है, एजेंडा पब्लिश होता है, वेबसाइट पे पब्लिश होता है। मैं आपको अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ, मैंने आज तक कितने सवाल पूछे हैं, कितने लोगों से। मतलब वोटर बक्कल उतारता है, कहने का मतलब? बक्कल नहीं उतारता वो, मतलब जब अगर आप अगले साल मेरे चुनाव कैंपेन में आना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कैंपेनिंग कैसे होती है। यहाँ 1 to 1 होती है, यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठी होती। यहाँ नेता इंडिया में अपने मन की बात करता है, लेकिन यहाँ जो नेता होता है वह पब्लिक के मन की बात सुनता है कि भाई आपके मन की क्या बात है ना। अब अगर यहाँ के चुनाव को आप कंपेयर करो हिंदुस्तान के चुनाव से, अब हिंदुस्तान में नगर परिषद से लेके MP तक हजारों की, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी की जाती है, आम जनता को परेशान किया जाता है। यहाँ डोर टू डोर कैंपेन चलता है। अभी पिछले महीने यहाँ इंग्लैंड में चुनाव संपन्न हुए थे, ये भी नहीं पता चला कि चुनाव कब हुए और कैसे हुए, सिर्फ डोर टू डोर का कैंपेन होता है। अगर मैंने जो पिछले वादे किए, या मेरी जो दोनों काउंसिल की ईमेल एड्रेस वो पब्लिक में पब्लिश है, वो मुझे ईमेल करते हैं कि हमारी ये समस्या है, कि भाई ये समस्या, अगर मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो वो मेरे से नाराज़, अगर मैंने उसका सॉल्यूशन करके उसको अपडेट नहीं दिया कि जो तुमने मेरे से रिक्वेस्ट की थी ये काम हो गया, अगर, तो वो नाराज़। तो मतलब हम हर समय उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो मेरा लोकल रेजिडेंट है और उसने मेरे को ईमेल पे कंप्लेंट दे दी, तो मेरा वो अब सामाजिक राजनीतिक दायित्व बनता है कि मैं उसका समाधान करके उसको अपडेट दूँ। यहाँ के पार्षद के पास क्या क्या फंक्शन होते हैं? देखिए, पहले तो जैसे मैंने अपनी बात में पहले बताया कि एक पार्षद होते हैं, पार्षदों के ऊपर एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है, कमेटीज होती है। जैसे एक तो हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट की कमेटी है, दूसरा कॉरपोरेट पेरेंटिंग बोर्ड की कमेटी होती है जो बच्चों की स्कूल वगैरह का काम देखती है, तीसरा डेवलपमेंट्स की होती है, तीसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की होती है, और एक होती है लाइसेंसिंग और अपील। मान लो कि आप कोई भी नई चीज़ शुरू करना चाहते हो, उसके लिए आपको लाइसेंस की चाहिए होती है। एक होती है प्लानिंग परमिशन, जैसे अब इंडिया में हम जिसको बोलते हैं ना BDPO बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो डेवलपिंग एजेंट का काम हाँ, कराते वो हो, गांव में हो गया, शहर में तो उसको प्लानिंग ही बोलते प्लानिंग हैं। बोलते हैं। हाँ। तो मैं 3 कमेटी का हिस्सा हूँ। एक मैं पेरेंट कॉर्पोरेटिंग का हिस्सा हूँ, एक लाइसेंसिंग का हिस्सा हूँ, और एक लोकल एमिनिटीज़ बोर्ड होता है। लोकल एमिनिटीज़ में जैसे ये पार्क आ गया, अगर आप देख रहे होगे पीछे वो बस शेल्टर नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर उस बस शेल्टर पे अगर क्रैक भी आ गया तो वो काउंसिल की जिम्मेदारी, मैं उस कमेटी का हूँ। लोकल काउंसिल हॉल होते हैं, टाउन हॉल जिनको बोलते हैं, वो होते हैं। फुटबॉल पिच होती हैं, प्ले ग्राउंड होते हैं। अभी अगर इस पेड़ के पीछे आप देखोगे तो बच्चों का एक प्ले एरिया है, वो होता है। तो मैं इनमें हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि भाई जिस कमेटी का मैं हूँ वो सारे समाधान हूँ। अच्छा, मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सा इंडिया ले चलता हूँ, गुड़गांव ले चलता हूँ, या कोई हरियाणा की दूसरी नगर पालिका नगर निगम है, रोहतक है, झज्जर है, बहादुरगढ़ है, तो उनमें क्या होता है, लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होती है भाई हमारी जो सड़क है, छोटी सड़क, हाईवे नहीं, छोटी सड़क पार्षद के पास है, पार्क पार्षद के पास है, स्ट्रीट लाइट पार्षद के पास है, तो कूड़े की व्यवस्था सबसे मेन पार्षद के पास है। तो इस तरह वो बेसिकली कोई ग्रीवेंस होती है तो पार्षद के पास चले जाते हैं, या कोई साइन कराना होता है उन्हें किसी डॉक्यूमेंट पे, पार्षद के पास चले जाते हैं। तो वहाँ पार्षद बेसिकली ग्रीवांस मैनेजमेंट करते हैं, मतलब कोई तकलीफ है, दुख तकलीफ है, उसको फिर अधिकारी से वो बात करेगा। फिर अधिकारियों का सिस्टम ढीला है, वो समस्या कोई कई हफ्ते में या महीने में हो सकता है, हो भी जाए ठीक, ना भी हो। पर वहाँ के पार्षद कोई प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग मतलब है कि भाई शहर में मान लो 5 एकड़ की नई वो बनानी है, कॉलोनी बनानी है, पार्षदों का उसमें कुछ भी वो नहीं होता। तो यहाँ पे आपने जैसे कई कमेटी बताई, प्लानिंग सबसे पहले होती है कि भाई शहर बढ़ेगा तो प्लानिंग, वहाँ पे घर कितने बनाने हैं, किस किस साइज के बनाने हैं, किस नक्शे के बनाने हैं, फिर वहाँ पानी की व्यवस्था कैसे जाएगी, सीवर की कैसे जाएगी, बरसाती पानी की निकासी कैसे होगी, वो प्लानिंग वहाँ कुछ नहीं होती। इसीलिए वहाँ पे जो इलीगल कॉलोनियाँ हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं वो भी पनपती हैं, और उन्हीं के बीच बीच में कहीं पे कोई बिल्डर भाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से परमिशन लेके बिल्डिंग बनाने की परमिशन ले आया, वो आ गई, तो उलझ पुलझ इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहता है। तो यहाँ पे पार्षद का मुझे ये समझ में आया कि भाई आप कई कमेटियों का हिस्सा हो, तो कमेटी ग्रीवेंस मैनेजमेंट करती है या साथ ही साथ उसमें पॉलिसी लेवल, प्लानिंग लेवल की चीज़ें करती है, या दोनों करती है? यहाँ जो प्लानिंग और जो ग्रीवेंस है वो सब एक काउंसलर करता है। ठीक है। अब हम इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको एक जगह लेके चलूँगा। यहाँ पर एक नया प्लान आया हुआ है कि हम 3400 नए घर बनाएंगे, 3400। लेकिन उन 3400 घर को अभी अप्रूवल देने से पहले यहाँ पर जितने भी लोकल रेजिडेंट हैं जो उससे प्रभावित होंगे या जिनको उनको फ़ायदा होगा, दोनों चीज़ें, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ घर घर चिट्ठी डाली गई थी कि भैया आप अपनी राय दीजिए कि हम यहाँ नए 3400 घर बना रहे हैं। उस सरकार ने, जो हमारी जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सत्ता पक्ष है, उन्होंने अपनी राय रखी कि 3400 घर आएंगे, जो घरों की शॉर्टेज हो रखी है वो पूरी होगी, 2 नए स्कूल आएंगे। पता कैसे लगता है घरों की शॉर्टेज का? वो अभी यहाँ का एक इनका डेटाबेस तैयार होता है कि मार्केट में अभी जैसे मार्केट अगर पीक पे है तो मतलब कि घरों की शॉर्टेज हो रखी है। प्रॉपर्टी एजेंट भी बताते हैं? हाँ, प्रॉपर्टी एजेंट भी बताते हैं, लेकिन देखो गवर्नमेंट के पास डाटा होता है कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से कितने घर होने चाहिए। यहाँ इंग्लैंड में या वेस्टर्न कंट्रीज में 18 साल का बच्चा, वो बच्चा नहीं रहता, वो अपनी प्राइवेट लाइफ जीना चाहता है, वो माँ बाप से दूर रहना चाहता है, चाहे वो 1 बेडरूम का फ्लैट किराए पर ही लेकर ना रहे। लेकिन पिछले 2 साल पहले यहाँ पर 7.5 लाख माइग्रेशन हुआ है। तो 7.5 लाख का मतलब आप ये लगा लीजिए कि हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा शहर। 7.5 लाख मतलब रीडिंग सिटी में? नहीं, यूके में आए हैं। अच्छा, इंग्लैंड में आए, ठीक है। 7.5 लाख लोग। तो 7.5 लाख लोग अगर नए आए हैं तो उनको रहने के लिए घर भी चाहिए।
हाँ, जैसे गुड़गांव की भी मैं बात करूं तो गुड़गांव में भी यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, क्योंकि गुड़गांव में नौकरियां हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वहाँ भी हमारे पड़ोसी राज्यों से और पश्चिम बंगाल से लोग आते हैं। हाँ, तो वो डेटा आप कह रहे हैं लगातार तैयार होता रहता है। तैयार होता जैसे रहता है। हमारे यहाँ सेंसिस अभी 15 साल डिले चल रहा है, 2011 में हुआ था, तो अब भी 2011 की आबादी के हिसाब से प्लानिंग पे डिस्कशन होता है। तो ये कह रहे हैं कि वो डेटा लेटेस्ट होता रहता है। तो अभी तो क्या है कि 3400 घर बनने हैं, तो लेकिन वो 3400 घर जहाँ बन रहे हैं वो अभी एक ग्रीन बेल्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई 3400 ज़्यादा है। ये लोग मानते हैं कि हमें घर चाहिए नए ना, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, माइग्रेशन इंक्रीज ज़्यादा हो रखा है, तो अब उसकी पूरे 1.5-2 साल तक कैंपेन चला है कि भाई कितने लोग इसके समर्थन में हैं और कितने इसके ओपोजिशन में हैं। फिर बात आती है कि प्लानिंग कमेटी कैसे काम करती है। अब मान लो ये जो पीछे आपको घर नज़र आ रहा है, अगर ये बंदा बोले कि मुझे एक कमरा पीछे बनाना है ना, तो वो काउंसलर के पास भी नोटिफिकेशन जाता है कि भाई आपके एक लोकल रेजिडेंट ने एक एप्लीकेशन लगाई है कि मुझे अपने पीछे बैक यार्ड में एक कमरा बनाना है। अब उस कमरे की कंसल्टेशन सारे पड़ोसियों से होगी कि भाई उस कमरे से आपको क्या इम्पैक्ट होगा, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है किसी को। कहीं आपके घर सूरज आना रुक जाए, या भाई आपकी प्राइवेसी रुक जाए, या हवा का फ्लो रुक जाए। अगर आप देख रहोगे पीछे से सबके घर एक जैसे हैं, जैसे चंडीगढ़ आप अगर इंडिया में बात करो, तो वो सारी चीज़ें काउंसलर और बैठ के हम डिसाइड करते हैं। जब ये डिसीजन होता है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, और इसमें लोकल रेजिडेंट वहाँ बैठकर अपना फैसला बताते हैं कि भाई हमें ये दिक्कत होगी। फिर जो प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग घर की नहीं होती, प्लानिंग अब यहाँ पर कोई नया इंडस्ट्रियल स्टेट लेके आना है, उसकी भी प्लानिंग होगी कि भाई पहले जो कितना रोज़गार आएगा, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या चीज़ होंगे। तो ये जो आपने बताया ना कि हिंदुस्तान में भाई जो एक पार्षद होता है, वो हिंदुस्तान में, मैं ये कहता हूँ पार्षद को खुद ये नहीं पता कि उसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो क्या क्या कर सकता है। क्योंकि पहली बात तो जनता सवाल नहीं करती, दूसरा पार्षद भी अपनी आला कमान को खुश करने के लिए कभी वो सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाता। अगर अभी आप देखोगे तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट कैंडिडेट या एमपी जो होता है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोट करता है कि भाई मेरे इस फैसले से अगर मैं वोट करूँगा, जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं एमपी बनकर आया हूँ उसका यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो मैंने इसी के खिलाफ मैंने कैंपेन की थी, तो मैं इसमें तुम्हारा सरकार का साथ नहीं दे सकता, और यहाँ वो जायज़ माना जाता है। अमेरिका में भी ऐसे ही हाँ। है। पर भारत में क्या है, वो जो कानून है कि ताकि पार्टी ना तोड़ें, विधायक पार्टी ना तोड़ें, तो इसलिए उसमें ये है कि पार्टी विप जारी कर देती है, तो पार्टी कोई कानून लाती है या बिल लाती है तो उसके खिलाफ वोट नहीं कर सकता एमएलए, तो वो जो है उसकी या तो सदस्यता चली जाती है। पर नगर निगम में फिर वही चीज़ फॉलो होती रहती है जो विधानसभा में होती है। अब आगे आप कंटिन्यू करिए प्लीज। तो अभी जैसे कि अब हमारा वो डिबेट चला हुआ है कि 3400 घर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या क्या होगा। अब वो ये नहीं कि भैया आपने एक अलोकेट कर दिया और घर बना दिए, अब उसे ये देख रहे हैं जैसे इस रोड पे कितना इम्पैक्ट बढ़ेगा। 3400 घर बनेंगे तो इस रोड से भी आना जाना होगा, बस पे कितना इम्पैक्ट बढ़ेगा, हमें कितनी बस नई और लगानी है, कितने स्कूल हमें और खोलने हैं। और मान लो कि जो बंदा, अब ये हम एक शहर के अंदर बैठे हैं, लेकिन अब मुझे लंदन जाना है तो मैं हाईवे पे चढ़ूँगा, या मोटरवे बोलते हैं, तो यहाँ से जो कंजेशन होगा वो मोटरवे तक का कितना बढ़ेगा। अगर बरसात आएगी तो फ्लड मैनेजमेंट कैसे होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो जाएगी वो प्लान अप्रूव नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आपकी जो फाइनेंशियल पावर है और बजट पे। तो एक काउंसलर के रूप में, जैसे आप तो विपक्ष के काउंसलर हो, जी जी जी, तो पक्ष और विपक्ष के काउंसलर में पहली बात तो क्या आपकी कलम में, आपके पेन में कोई फाइनेंशियल पावर है क्या? नहीं। अच्छा, नहीं है। तो वो किसके साइन होते हैं उस पे? वो फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर? वो क्या होता है मलिक साहब, जैसे कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट इशू करना है, मान लो इसका रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट इशू करना है, या इस गार्डन का हमें करना है, कोई स्कूल बिल्डिंग का हमें करना है, तो वो पहले ही बजट में पहले ही मेंशन हो जाता है कि भाई इसमें इतना खर्चा होगा। तो जो बजट कमेटी होती है उसमें हम सब काउंसलर से, वो किसी भी पार्टी का हो कुछ भी हो, हम उसको अप्रूव कर देते हैं। फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको रन करती है।
पैसे का अधिकारी हाँ, अधिकारी फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करता है, पर बजट आप लोगों ने ही मिलके पास करना होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पॉलिटिशियन है, काउंसलर है, एमपी, उसको कहीं साइन नहीं करने पड़ेंगे कि भाई इतनी ग्रांट इसको दे दो। पर वो तो हिंदुस्तान में भी ऐसे ही है। पर वहाँ क्या होता है, जैसे गुड़गांव की बात करूं मैं, या दिल्ली की बात करूं, या और किसी नगर निगम की बात करूं, वहाँ जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, मेयर की पावर भी उससे कम है। तो यहाँ जो मेयर है, मेयर के पास तो फाइनेंशियल अधिकार होंगे। देखिए, मेयर के पास भी अधिकार नहीं होते यहाँ। जैसा मैंने पहली बताया, यहाँ प्रोजेक्ट को देख के बिल दिया जाता है, ठीक है, और वो पारदर्शिता से होता है। और मान लो कि कोई उसमें कोई डायरेक्टर है, या मान लो मैं उस कंपनी को रन करता हूँ, तो वो जो डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट एक कॉलम होता है कि अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपको इसका कोई फ़ायदा तो नहीं मिला है, कि कोई आपका रिश्तेदार तो नहीं है। अभी हर साल वो डिक्लेरेशन कराए जाते हैं कि भाई आपका इस, जैसे मैं इस काउंसिल में हूँ, या मेरा कोई इसमें व्यापार तो नहीं है, या मेरा कोई जानने वाला या ब्लड रिलेशन वाला कोई काम तो नहीं कर रहा है। अगर मेरे को कोई 25 पाउंड से ऊपर का कोई गिफ्ट भी दे दे तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई मैं किसी फंक्शन में गया था और किसी बंदे ने मुझे 25 पाउंड से ऊपर का एक गिफ्ट दिया। तो इतनी पारदर्शिता होती है। फिर जब जो बजट आता है उसमें पहले कोट ली जाती है, जैसे हर तरह यही होता है कि भाई ये इसका इतना कोट आया है, इसने इतनी कोटेशन दी है, लेकिन वो मिलकर करते हैं। तो जो पैसा होता है वो ना तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहता है, वो सिर्फ साइन होकर सीधा कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं अब जितना समझाऊं दर्शकों को बता देता हूं। भारत में क्या होता है, भारत में नगर निगम जो छोटी सरकार है उसमें जो कमेटीज हैं वो कमेटीज नहीं होती, और यहाँ कमेटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अलग अलग विषय की सब्जेक्ट कमेटी जो हैं, जिसमें मान लो इनके 54 काउंसलर हैं, तो 5-7 काउंसलर एक प्लानिंग कमेटी में होंगे, 5-7 जो है किसी दूसरे विषय की कमेटी में होंगे। तो वहाँ वो डिस्कशन करते हैं कि भाई ये काम कैसे करना है, क्या बजट लगेगा, और फिर उसकी सारी लिखित में होता है, वो वेबसाइट पे डाल दिया जाता है और वीडियो पे डाल दिया जाता है। तो सारी, जैसे एलाउद्दीन साहब ने कहा, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो आप हरियाणा, क्योंकि हम हरियाणा फोकस्ड बात कर रहे हैं, पूरे भारत में भी यही सिस्टम है, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ ये होता है कि काउंसलर्स को भी, मेयर को भी अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, या सेटिंग करनी पड़ती है, या उनके साथ भ्रष्टाचार में खुद भी जो है ना डूबना पड़ता है, तब थोड़े बहुत काम होते हैं। और इसीलिए हर चीज़ में गैप दिखता है। कूड़े की व्यवस्था भी ख़राब दिखती है, वाटर लॉगिंग दिखती है, सड़कें टूटी हुई दिखती हैं, स्ट्रीट लाइट ख़राब दिखती है, कर्मचारी जो हैं वो काउंसलर की बात नहीं मानते। अभी अधिकारी बनाम प्रतिनिधि पे आते हैं, जैसे अभी गुड़गांव में जो है सफाई कर्मचारियों ने काफ़ी दिन हड़ताल चलाई, पूरे गुड़गांव में कूड़ा ही कूड़ा हो गया था। ये अभी की बात है, 15 दिन पहले। मैं बहादुरगढ़ से हूँ, तो बहादुर में तो हर महीने हड़ताल होती है। हाँ जी, कूड़ा ही कूड़ा हो गया था। तो वहाँ क्या है, काउंसलर्स के मन में ना, भाई वो उनका मर्डर तो कर नहीं सकते, पर मन में कसर नहीं रहती। मतलब बहुत गुस्सा होता है काउंसलर्स के मन में कि यार हमारे पास पावर नहीं है, अधिकार नहीं है, हम जो है ना कहीं सिग्नेटरी पावर नहीं, अधिकारी निकम्मे हैं, ना टाइम पर आते, लेट आते हैं, गायब रहते हैं, काम नहीं करते। तो यहाँ कैसे है? मैं आपको बताता हूँ। आपने सड़क की बात की, कूड़े की बात की, वाटर लॉगिंग की बात की, और जो एक लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेजमेंट की बात की। अभी अगर आपको इस रोड पे कोई गड्ढा नज़र आ जाए, अभी आप वॉक पे निकलो, आपको गड्ढा नज़र आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, ना किसी अधिकारी के पास जाना, ना काउंसलर के पास जाना, ना फ़ोन करना, कुछ नहीं करना, आपने उसका फ़ोटो लेना है। ठीक है। और हमारी वॉकिंगम बोरो काउंसिल में हमने एक सेक्शन बना रखा है, रिपोर्ट ए पोर्ट होल। पर वो ऐप तो वहाँ भी बने हुए हैं। नहीं, अब मैं वही बता रहा हूँ, रिपोर्ट ए पोर्ट होल। रिपोर्ट ए पोर्ट होल में आप वो 2 इमेज डाल लो कि भाई ये गड्ढा है इस रोड पे, लोकेशन, वो मैप आ जाता है कि आप कौन सी रोड की बात कर रहे हो, उस पे आपने वो रिपोर्ट सबमिट कर दी। फिर एक यूनिक रेफरेंस नंबर आएगा, उस पे वो ऑफिसर आएगा, उसको विजिट करेगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट को ठेका दे देगा कि ये रोड ठीक करके आना है, और वो आपको फॉलो अप करके भेज देगा कि ये 15 दिन के अंदर आपका ये
फिक्स हो जाएगा। तो इसमें किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट पता ही नहीं चल रही ना, तो उनको पर वहाँ भी ऐप कई बने हुए हैं जी, जैसे मैं गुड़गांव की बात करूँ 3-4 तरह के ऐप बने हुए, पर वहाँ क्या है कि अधिकारी बहुत बार प्रॉब्लम फिक्स करे बिना ही उसको क्लोज कर देते हैं प्रॉब्लम को, फिर जनता कहाँ जाए। वो उसके कई कारण हैं मलिक साहब। जो भ्रष्टाचार है मेन कारण है। अब गुड़गांव जैसे एक पोर्श इलाके में, मतलब कहने को तो पोर्श है, वो अलग ही बात है, वहाँ पानी खड़ा होता है या गड्ढे होते हैं, कहने को तो पोर्श सिटी मानी जाती है। अब वहाँ की मैं सुनता हूँ कि पोस्टिंग कराने के लिए लोग 50-50 लाख रुपए की रिश्वत दे देते हैं कि मुझे वहाँ का सरकारी अधिकारी बना दो, मुझे वहाँ का देते डीसी बना दो। 50-50 लाख जरूर 50 लाख रुपए देते हैं ना, तो वो लाख रुपए कहाँ से रिकवर होंगे? वो भ्रष्टाचार से ही रिकवर होंगे ना। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ डीसी नहीं है, यहाँ पटवारी नहीं है, और अंग्रेजों ने दिया था ये सिस्टम भारत को। वो यहाँ एसपी नहीं है। ठीक है, अब मैंने एक घर लिया छोटा सा, तो मैं अपने इन लैपटॉप के सिवाय मैं कहीं नहीं गया, मैं हर चीज़ अपने लैपटॉप पे बैठ के की। ना मैं नंबरदार से मिला, ना मैं पटवारी से मिला, ना मैं गिरदावर से मिला, ना मैं तहसीलदार से मिला, ना मैंने एसडीएम के साइन कराया, कुछ नहीं कराया, कोई चेन नहीं थी। ना मैंने बेचने वाले को मिला, जो बेच रहा था मुझे उसका भी नहीं पता है वो कौन है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं ये डीसी और ये सिस्टम जो है पटवारी नंबरदार, ये आउटडेटेड है, तो इंडिया में खत्म होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल रिफॉर्म होना चाहिए। अब आप ये देखिए, अब हर लेवल पे, अब आप ये देखो हरियाणा में कोई एक ऐसा हफ्ता जाता होगा जिस दिन कोई पटवारी सस्पेंड ना होता हो। ठीक बात है, मतलब वहाँ तो भ्रष्टाचार का कंपटीशन है, वो पटवारी ज्यादा खा गया, वो अधिकारी तो लालच। वहाँ तो ये कहते हैं अगर कोई अच्छी कुर्सी पे बैठ के रिश्वत ना लेता हो तो ये कहते हैं नौकरी खराब कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अभी तो वो मैं वही बात पे आ गया, तो यहाँ क्या है, मान लो स्ट्रीट लाइट खराब है, ठीक है, तो इसलिए ये विकसित देश आगे है ना, ये मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं कि भाई, वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर ये छोटा सा है इसको अभी भर दो। फिर इनकी कैटेगरी बना रखी है कि अगर भाई ये लग रहा है कि बहुत खतरनाक है तो विद इन 24 घंटे भर देंगे, ये लग रहा है कि थोड़ा है 1 हफ्ते में भर देंगे, लेकिन वो काम जरूर होगा। और ये मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना, ये सवाल मैंने उठाया था और ये लिखित में है, मैं आपको दूंगा, वो आप अपनी वीडियो में आप दिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो है ना, अधिकारी पे डंडे को कंपेयर करते हैं। अब भारत में अधिकारी पे डंडा सिर्फ एक है, ट्रांसफर का, कि भाई कोई अधिकारी कुछ हद से ज्यादा ही भ्रष्टाचार कर दिया या बहुत ही ज्यादा निकम्मा है, तो लोग इकट्ठे होके जाएंगे या पार्षद जाएगा, भाई किसी पॉलिटिशियन को पकड़ा जी, इसकी ट्रांसफर करा दो, मतलब वो उसको नौकरी से नहीं निकलवा सकते या उसकी प्रमोशन नहीं रुकवा सकते। तो यहाँ क्या सिस्टम है भाई, उसकी नौकरी पे तलवार है क्या काउंसलर के हाथ में, मेयर के हाथ में? देखिए, पहली बात तो यहाँ वो फसाद ही नहीं है ना, भ्रष्टाचार वाला। नहीं, फिर भी मान लो हो, नहीं, वो क्या होता है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उनकी नौकरी सरकार, पहले तो सरकारी है अधिकारी। अच्छा, सरकार के हाथ में नहीं होता। सरकारी नौकरी जैसे अपने वहां तो अब 58 का रिटायर होगा, 60 का रिटायर होगा। यहाँ मैं ये बोल लूँ कि भाई ये अफसर मेरी बात नहीं मान रहा, इसको हटा दो, इसकी बदली कर दो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि फिर वही तानाशाही आ गई ना कि भाई अगर मान लो कोई ईमानदार हो, अभी हिंदुस्तान की राजनीति में क्या होता है, कोई ईमानदार एसडीएम आ गया, कोई ईमानदार डीसी आ गया, कोई एसडीओ आ गया, ट्रांसफर करा देते हैं। तो यहाँ वो ऐसा नहीं है। और यहाँ क्या है, जो अफसर है उसको एक तनख्वाह मिलती है, वो अपना काम करता है, जो उसका काम होता है। नहीं, वो तो मैं असल में सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ वो जो अफसरशाही पे जो मैकेनिज्म है, क्या वो भारत जैसा ही है या स्ट्रॉन्ग है? अफसरशाही नहीं है ना, यहाँ अफसरशाही है ही नहीं, वहाँ उसकी जवाबदेही है। यहाँ जो अफसर है, मान लो कोई हमारा कॉन्ट्रैक्टर है या एग्जीक्यूटिव है जो इस एरिया को करता है, मान लो मुझे आज तक कहीं यही नहीं पता चला कि एसडीओ भी कोई वर्ड यहाँ होता है, या जेई नहीं है, एसडीओ नहीं है, फिर अगर आप एसपी नहीं है, एसएचओ नहीं है, चौकी इंचार्ज नहीं है, कुछ है ही नहीं। नहीं, पर फिर भारत में क्या करें? मतलब मान लो रिफॉर्म लाना है भाई, अधिकारी पे शिकंजा, अभी अधिकारी के मन में डर ही नहीं है। वो डर क्यों नहीं है ना, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वो एक दूसरे के पहलू हैं। राजनीति अफसरशाही से चलती है, अफसरशाही राजनीति से चलती है। अब मान लो मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, हमारी सरकार आ गई तो मैं खुश, ठीक है। अगर मेरी सरकार नहीं आई तो वो जो एक वर्ड यूज करते हैं ना, खुड्डे लाइन, भाई खुड्डे लाइन लगा देते हैं। तो अगर आपको पूरा रिफॉर्म करना है ना, तो पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म ग्राउंड लेवल से शुरू होगा।
जो ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स है ना, अब ये कहते हैं कि भाई जाति की पॉलिटिक्स है या भाई धर्म की पॉलिटिक्स है, परिवारवाद की पॉलिटिक्स है, क्षेत्रवाद की पॉलिटिक्स है, जब तक लोकल वोटर उस पे नहीं होगा ना, ये दोनों चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। मैं इंदौर के मेयर से मिला रिसेंटली दिल्ली में, हम्म, तो इंदौर 8 साल से इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं मेयर हूँ, हम्म, मेरे को सिर्फ कमिश्नर की, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उसकी एसीआर लिखने की पावर दे दी जाए तो मैं अपने आप इंदौर को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। दर्शकों को बता दूं, एसीआर मतलब उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखने की कि इसने ये काम किया, ये नहीं किया। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा कि इंडिया की जो बेस्ट सिटी आ रही है कागज पे, वहाँ का मेयर भी संतुष्ट नहीं है अधिकारी से। तो यहाँ इसीलिए मैं बार बार उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जरूर कोई ऐसा कर्मचारी अधिकारियों पे ये होगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का पलड़ा भारी रहे उस पे। देखिए, यहाँ जो इलेक्टेड मेंबर होता है ना, वो मेन होता है कि भाई मुझे जनता की आवाज़ उठानी है और काम कराना है। ठीक है, अब ना तो इलेक्टेड मेंबर को फ़र्क पड़ता, ना वोटर को फ़र्क पड़ता कि वो काम कैसे हो रहा है। ठीक है, और लोकल वोटर का ऑफिसर से कोई लेना देना है नहीं कि भाई चलो मेरी या लाइट बदल दो जी, ये लो मैं आपसे 500 रुपये दे दूँ। आवाज तो वहाँ भी उठा रहे हैं जी, रो रहे हैं वहाँ तो, नहीं। बल्कि वहाँ तो कई पार्षद में देखता हूँ वीडियो बनाते हैं, रोते हैं बेचारे। और नगर निगम की मीटिंग में जो है ना, कई बार तो पूरा सदन खड़े होकर के और म्युनिसिपल कमिश्नर राजा की तरह बैठा होता है और उसके खिलाफ जो है ना आवाज उठाते रहे, रोते रहते हैं, फिर भी नहीं होता कुछ। अब मैं कुछ आपको एक भादड़ का किस्सा बताता हूँ। भादड़ में मेरे माता पिता भादड़ में रहते, तो मैंने उनसे बोला कि भाई 2 हफ्ते तक कूड़े की रेडी नहीं आने लग रही, जो कूड़ा उठा के ले जाते, बोले हड़ताल पे। तो मैं पिताजी तो बोला, मैं कहा यह हड़ताल हर महीने क्यों हुआ है? बोले कि ये ठेकेदार के अंडर काम करते हैं। ठीक है, और बोला ठेकेदार क्या करता है, इनको 6 महीने की तनख्वाह रोक के 2 महीने की तनख्वाह दे देता है। बोला फिर ये डीसी के पास जाते हैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन जो झज्जर वाले डीसी जो भी उस टाइम पे आता है, वो कहता है कि ये जो हमारे अंडर तो है ही नहीं, अब हमारे अंडर नहीं है, ठेकेदार के अंडर, तो वो क्या करे? तो अब सवाल ये उठता है कि जब ठेकेदार के ऊपर भी तो कोई लगाम होनी चाहिए ना भाई, ठेकेदार के ऊपर कोई लगाम होनी चाहिए कि भाई तू पैसे कितने दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा। जब आप ठेकेदार को लेके ही क्यों आ रहे हो? जब आप अगर डीसी, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे डीसी रेट बोलते हैं कि भाई डीसी रेट पे गेस्ट टीचर लग गए, गेस्ट टीचर जो लगे थे उसमें बीच में कोई ठेकेदार थोड़ी ना था, लेकिन अब वो ही ठेकेदार है, पिछले 5 साल से ठेका ले रहा है। तो अब आप ये बताओ, इसमें पेच कहाँ टाइट करना चाहिए? ठेकेदार का करना चाहिए, डीसी का करना चाहिए, कर्मचारी का करना चाहिए? इसमें ये है जी कि अल्टीमेटली वही है कि लोगों को डीसी के पास क्यों जाना पड़ा या म्युनिसिपल कमिश्नर, उनको यूं यार पावर इसी के पास है। मेयर, काउंसलर, चेयरमैन, इनके पास पावर ही नहीं है। और अब वहाँ भारत में क्या है कि पावर इतनी सेंट्रलाइज हो गई, मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, वो सीएमओ का मतलब, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का मतलब ही अधिकारी ही है। बिल्कुल, कि आईएएस अधिकारियों का एक ग्रुप सा होगा, उसके हाथ में है, और वो जिस बात को टहलाना चाहेंगे और 90% बातों को दाएं बाएं करके टहला दिया जाता है। तो इसीलिए हम मिशन 73-74 में भी डिसेंट्रलाइजेशन की आवाज़ उठाते हैं कि भाई काउंसलर पावरफुल हों, मेयर पावरफुल हों, क्योंकि वो चिल्लाने से तो पावरफुल होंगे नहीं, उसमें संशोधन करना पड़ेगा कानून में। संशोधन है 73 जो संविधान का, पर वो एनफोर्स नहीं हो रहा जब तक मुख्यमंत्री और जनता, तो मैं तो जी इसी कंक्लूजन में पहुंचा कि जनता जागरूक हो। जनता जब मांगेगी ना, डिमांड करेगी कि मेरे काउंसलर की कलम में ये पावर दो जो विदेशों में है, मेरे मेयर को ये पावर दो, तब वो पावर उनको मिलेगी। अब मैं मलिक साहब एक बात बोलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में क्या होता है ना, मान लो अब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे कितने लोकल रेजिडेंट है जो पीछे से जा रहे हैं ना। अब हिंदुस्तान होता तो यहाँ भीड़ की इकट्ठी हो जाती, इंटरव्यू चल रहा है, हो जाती कि नहीं हो जाती, कैमरे के पीछे सब न्यू मुंह दिखाना, बहुत शौक है। वोटिंग, अब बंगाल इलेक्शन 90% प्लस वोटिंग हुई, जनता पार्टिसिपेट करना चाह रही है, पार्टिसिपेट कर रही है उस प्रोसेस में। और अपने हरियाणा के भी कई हलकों में देखो आप, सिरसा साइड और उस साइड, गुड़गांव, फरीदाबाद साइड तो पोलिंग कम होती है, और जब आप जैसे ही ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में घुसते हो 75%, 80%, 85% पोलिंग होती है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जो एमएलए होता है वो कोशिश करता है कि भाग कर मैं संसद की गाड़ी में बैठ जाऊँ,
बस मैंने गाड़ी में जगह मिल गई ना, तो मेरे वोटर तो नहीं खुश हो जाएंगे कि भाई संसद की गाड़ी में बैठ के गया है, मेरी पीठ पर हाथ धर दिया, इसी बात में खुश हो गए। संसद और वे नहीं सोचे है कि भाई सीएम दौर जाकर मैं फोटो खिंचा लूँ और भाई बस मैं न्यू लगेगा कि भैया ही की चल रहे हैं, फिर तो काम करने चले ले जाओ, बोला चलती कौन है भाई, ठीक है। सीएम का न्यू है, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें सारे सीएम न्यू कोशिश करने लग रहे कि भाई मैं पीएम के आगे ही दौर ही आ जाऊँ, फोटो खिंचाऊँ। यहाँ ये नहीं है। अब मैं यहाँ काउंसलर बैठा हूँ, सब मेरे को देख के जा रहे हैं, एक भी बंदा दूर से बस हाथ हिला रहा है, चल मेरे भाई। ना तो यह फोटो पॉलिटिक्स है कि भाई मेरा उस गला फोटो खिंच जाएगा तो मैं न्यू कर दूंगा, ना यहाँ एमपी को ये माना जाता है कि भैया हमने इसकी वोट डाल दी, इसने हमारा काम कराना, कि मेरा 20 मिनट पास है एमपी भी आड़े तो पैदल चांद आपने नजर आ जाएगा, ठीक है। जो इंडिया की राजनीति है वो है पावर पॉलिटिक्स, कि भाई मुझे पावर में आना है, मुझे ये देखना है कि मैं अगर गाड़ी लेके निकलता हूँ 50 गाड़ियाँ मेरे आगे 50 गाड़ियाँ मेरे पीछे। महंगाई के दौर में यहाँ जो मेयर भी है वो अपनी गाड़ी खुद अकेला चला के आता है। ये चेंज तो होने लग गया भारत में। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर पूर्वांचल चले जाओ यूपी में, तो वहाँ बाहुबली पॉलिटिक्स है, तो वहाँ पे 10-10 गाड़ियाँ एक ही कलर की, एक ही नंबर की। फिर जैसे जैसे आप दिल्ली की तरफ आओगे, दिल्ली की विधानसभाओं में स्कूटी पर हटता पाओगा एमएलए। तो जैसे जैसे आप शहरी ज्यादा पढ़े लिखे वोटर की तरफ आते हो, अच्छा यहाँ फिर और भी ज्यादा पढ़ा लिखा मामला है, तो हम्बलनेस और ज्यादा है। अभी मैं जैसे कि मैंने अभी 3 मैराथन की है, ठीक है, तो मैं यहाँ पूरा एरिया मैंने पूरा देखा है, लोगों से मिला हूँ, सब कुछ ना पूरा मैंने बारीकी से जाके देखा है, और मैं अकेला था, किसी को ये भी ना पता हो कि ये हमारा 1% काउंसलर है। अब मुझे ये बता दो कि हरियाणा में कौन सा विधायक या कौन सा एमपी अपने लोकल शहर में अकेला घूम सकता है? ना, कहाँ घूमते, वो नहीं सोचा अकेला घूमता दिख गया कितने, तो नहीं सोचेंगे भाई ये तो खत्म हो लिया, आदमी नहीं है इसके पास, आदमी नहीं है। तो ये तो क्या है कि पहले रिफॉर्म सोशल पॉलिटिकली जब आता है, जब आप माइंड सेट चेंज करोगे अपना ना, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये काउंसलर, ये एमपी, ये सीएम हमारे जैसा है। करेक्ट, ये हमारे जैसा है। हमारे यहाँ तो सीएम से बड़ा डीसी को मानते हैं कि भाई डीसी के पास है ना। अब हर चीज़ में मतलब मेरे खुद के, अगर मान लो हरियाणा की बात करूँ, मेरे खुद के कई काम ऐसे होते हैं कि जो मैं कभी छुट्टी पे जाऊँ तो मुझे 20 दिन क्या पता मैं ही चक्कर काट रहा हूँ किसी कागज को लेके, और वो काम सिर्फ इतना सा होता है कि भाई एक एप्लीकेशन है, ये जमा करानी है, पहला जी इसकी ओरिजिनल कॉपी लेगा, वो की पुरानी, मतलब वो हरासमेंट पॉलिटिक्स जो है ना, वो सत्ता का विनाश है। ठीक बा। अब मैं आता हूँ नागरिक भागीदारी की तरफ, या जिसको पार्टिसिपेटरी बजटिंग बोलते हैं, कि भाई सिटीजन जो हैं वो छोटी सरकार के साथ मिलके अपने वार्ड में, अपने शहर में भाग लें चीजों में। जैसे अपने इंडिया में ग्राम सभा की भी बात होती है थ्योरेटिकली, कि जिसको स्वराज भी कहते हैं। भाई महात्मा गांधी ने स्वराज की बात की, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, छोटी सरकार की बात की, कि देश का राज गांव से चलना चाहिए, और अब उसमें शहर भी जुड़ गए कि शहरों से चले, छोटी सरकार से चले। फिर अन्ना आंदोलन आया, केजरीवाल आया, उन्होंने भी स्वराज बहुत की कि भाई हम मोहल्ला सभा करेंगे, ये करेंगे, वो चीजें भी फिर डाउन चली गई। तो यहाँ सिटीजन पार्टिसिपेशन कैसे होता है? आपकी वीकली जो है, आप कह रहे थे शाम को 7 से, और वो मीटिंग होती है जिसको काउंसिल में, तो उसमें नागरिक भी आते हैं क्या? अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ का जो पहला सबसे छोटा चुनाव होता है, वो होता है, उसको बोलते हैं काउंसिल और पेरिस काउंसिल, टाउन काउंसिल और पेरिस काउंसिल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 4000 के आसपास वोट पे 3 काउंसलर बनते हैं, और वो 3 काउंसलर, मान लो मेरा ये अर्ली टाउन काउंसिल है, वो 3 काउंसलर एक ही पार्टी के तीनों हो सकते हैं, तीनों अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। फिर उसमें जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है, वो एजेंडा पब्लिश किया जाता है वेबसाइट पे कि फलाना तारीख को हमारी ये मीटिंग होगी। अगर आपको आके कोई सवाल जवाब करना है तो 15 मिनट उसमें लोकल रेजिडेंट्स के लिए होते हैं, जिनको हम गेस्ट बोलते हैं, कि भाई कोई लोकल रेजिडेंट अपनी बात वहाँ पे आके रखना चाहता है, वो खुला है। उसके लिए आपको पहले ना तो उनको बताने की ज़रूरत है कि मैं आ रहा हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, 15 मिनट का उनका होता है। फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है बोरो काउंसलर, जैसे वोकिंगम बोरो काउंसिल, ठीक है। अब उसमें भी गेस्ट गैलरी होती है, और आपको मजे की बात बताऊं, ऑनलाइन वेबसाइट पे आप काउंसिल में चैम्बर में जाकर अपना सवाल पूछ सकते हो, भरी काउंसिल में, और उसका एक हर महीने की मीटिंग का एक टाइम फ्रेम होता है कि भैया आप ये सवाल इसमें सबमिट कर दो,
और तो कितने एक सवाल पूछे जाते हैं ऐसी जी मीटिंग हर में? मीटिंग में होते हैं, नहीं कितने 10 मतलब 5 एक टाइम 20? होता है, मतलब हर मीटिंग में 3 या 4 सवाल लेके आते हैं पब्लिक। ठीक है। ये तो वो होगी जो रेजिडेंट लेके आता है। मैं इस चीज को जोड़ता हूँ भारत से, जैसे हरियाणा से अगर मैं जोड़ूं तो मंथली एक ग्रीवेंस मीटिंग होती है हर जिले में, जिसको मंत्री चेयर करता है और अधिकारी उसके दाएं बाएं बैठे होते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, उसमें 10 सवाल लिए जाते हैं, मंथली 10 सवाल लिए जाते हैं। जैसे सीएम विंडो, मुख्यमंत्री विंडो पे भाई मंथली सवाल लगे 1000 या 2000। उसमें से जो मैंने देखा, डीसी जो है, डीसी ना जो होने वाले से 10 काम होते हैं उनकी छटनी सी कर लेता है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं करता उन 10 का, वो छटनी सी करके वो मीडिया मैनेजमेंट के लिए होती है एक्सरसाइज, कि भाई मंच लगा हुआ है, सीएम बीच में बैठा, अधिकारी बैठे, और जो शिकायत करता है उसको खड़ा कर देते हैं, वो माइक पे बोलता है जी ये है, फिर वे अधिकारी यूं कहे जी ये ऐसे ऐसे, ठीक है भाई होगी, फिर मीडिया को बाइट देता है मुख्यमंत्री या मंत्री, भाई आज ये शिकायत आई थी, ये निपटा दी। तो वो मीडिया एक्सरसाइज है जो मेरा अनुभव है। तो यहाँ वो सवाल कौन से होंगे, वो कैसे चुने जाते हैं और कैसे निपटारा होता है? अभी आप वोकिंगम बोरो काउंसिल की वेबसाइट पर जाइए, उसमें सबसे ऊपर ही लिखा होता है यू कैन आस्क ए क्वेश्चन इन अ काउंसिल मीटिंग, जो एक फुल काउंसिल मीटिंग होती है। प्लानिंग मतलब हर मीटिंग में ये होता है कि आप सवाल पूछ दो। जो यहाँ के देखो हर तरह के नागरिक हर जगह होते हैं, यहाँ के कुछ जो जागरूक नागरिक हैं, जो भी मुद्दा होता है वो नए घर का है, सड़क का है या कुछ भी होता है, वे सवाल उठाते हैं। ये तो मैं वो बता रहा हूँ, ये सवाल तो वे हैं जो एक नागरिक उठा सकता है, जो जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जीरो है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद हम 54 काउंसलर हैं, चलो मैं मान लिया कि 26 या 28, तो वो सवाल उनने ठा दिए, मान लो आपकी डेटाबेस में 100 आ गए, तो वो सवाल काउंसिल की मीटिंग में एक एक करके पुटअप होंगे या रैंडमली कैसे होंगे? वो क्या होता है, आपने फर्स्ट इन फर्स्ट बेस पे वो होते हैं कि भाई आपने पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ, ठीक है, ठीक है, ये चीज ठीक है। मतलब उसमें अधिकारी या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कलाकारी नहीं कर सकता कि यार हड़वे काम ठा लो, कॉम्प्लेक्स या हैवी काम छोड़ दो। वो उसी हिसाब से क्या होता है ना, फिर जैसे आप देखते होगे कि हम वो कई बार स्पीकर होता है, वो चिल्लाता है कि भाई आपका समय खत्म होगा, समय खत्म होगा ना, तो समय वाली प्रक्रिया यहाँ पे भी होती है कि भाई ये काउंसलर टाइम होता है कि काउंसलर टाइम में आपको इतना टाइम दिया जाएगा और एक टाइम लिमिट में आप ये कर सकते हो। लेकिन मान लो आपका क्वेश्चन सबमिट हो गया, तो जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होती है, वो रिटर्न में जवाब देगी। अगर मान लो मीटिंग में सवाल का जवाब ना भी दे पाए किसी कारणवश, तो वो जवाब देती है। और यहाँ जो हर लिखित हो जाता है, और जो लिखित हो जाता है उसको कोई मना नहीं कर पाता है कि भैया आपने जवाब दिया नहीं। और दूसरा क्या होता है ना, यहाँ पर पेटिशन का एक बड़ा वो चलता है कि मान लो मेरे यहाँ कोई सरकार मेरी बात नहीं सुन रही, और यहाँ मान लो मैंने 1500 अपने लोकल रेजिडेंट के कोई साइन करा दिए ना, तो वो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि भाई हमें इस पे बहस करनी पड़ेगी और उसका जवाब देना पड़ेगा। पहला, अगर आपकी समस्या बड़े लेवल की है, बड़े लेवल का मतलब है कि एमपी मान लो बड़े लेवल की पूरे क्षेत्र की है, तो अगर 10,000 लोगों ने उस पे साइन करके दे दिए तो वो यहाँ की संसद भवन में भी वो उठेगा। अच्छा। 10,000 लोगों पे, ठीक है। तो मतलब हर तरह से यहाँ नागरिक को हर अधिकार दे रखा है अपनी आवाज़ को उठाने का। अब आखिरी में हम आते हैं, जैसे आपने भी शुरू में कहा था कि भाई भारत में तो पार्षद को पता ही नहीं होता तेरे पास क्या पावर है क्या नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग की, कैपेसिटी बिल्डिंग दर्शकों को बता दूं, जैसे मान लो किसी ने जिम ज्वाइन करा, तो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या फ़र्क होता है? ट्रेनिंग तो ये होगी भाई पहले ही दिन जिम के ट्रेनर ने बता दिया भाई अगले 3 महीने शेड्यूल पकड़ा दिया, आपको ये एक्सरसाइज करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग होगी कि आप रोज़ जिम आओगे या खाड़े में आओगे या कोई स्पोर्ट्स में हो, तो कोच आपकी टेक्निक देखेगा और धीरे धीरे आपको रोज़ कि आप कैसे कर रहे हो उस खेल को या जिम को, तो रोज़ उसको बढ़ाएगा। तो हमने एक मांग उठा रखी है जी हरियाणा में, हमने री इमेजिनिंग गुरुग्राम डिक्लेरेशन के नाम से एक वाइट पेपर भी जारी किया, उसमें डिक्लेरेशन जारी की कि भाई हरियाणा में कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है पार्षदों के लिए, और जो म्युनिसिपल मतलब नगर पालिका नगर निगम के अकाउंटेंट्स हैं, प्लानर हैं, इंजीनियर हैं, मतलब जो म्युनिसिपल स्टाफ है भाई उसको इंजीनियरिंग आती हो। जैसे गुड़गांव में चिंतल की बिल्डिंग में जो है वो छज्जा गिर गया, उसमें हादसा भी हो गया, 1-2 डेथ भी होगी, तो पता लगा भाई उसका तो स्ट्रक्चरल ऑडिट ही नहीं हो रखा था। फिर हमने नगर निगम में पता करा तो वहाँ पता लगा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ही नहीं आती किसी इंजीनियर को। इंजीनियर तो ये जेई, एसडीओ, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट सारे ही हैं।
फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस देखी तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं पता लगा भाई GMDA है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव है, ये बैलेंस शीट ही नहीं बनाते, जबकि छोटी से छोटी प्राइवेट कंपनी भी बाय लॉ उनको बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट का मतलब भाई हमारी कितने तो एसेट्स लेखा हैं, जोखा आपका सारा कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो नगर निगम जो है वो अच्छा इसका करने का भारत में एक और कारण है कि वो फिर जो पैसा खाने खूने का सिस्टम है ना वो छुप जाता है उस चीज़ में। अगर उन्हें बैलेंस शीट बना ली तो दिख जाएगा। अभी हमारी जो बैलेंस शीट होती है, मैं दोनों काउंसिल में हूँ, एनुअल बैलेंस शीट हम जारी करते हैं। बिल्कुल। और उस बैलेंस शीट पे हम ये देखते हैं कि भाई हमारा कितना खर्चा हुआ, कितनी हमारी प्रॉपर्टी है, कितना हमें रेंट आता है, बिल्कुल वो आता है। फिर उस पे हम ये देखते हैं कि हमारा रिजर्वायर कितना है, कि हमारे खाते में हमारी पैसा कितना है। आपने लैंड की बताई ना, इसमें लैंड की। हाँ। अब मैं बताऊं गुड़गांव में 2 लाख करोड़ से ज्यादा सरकारी जमीनों पे कब्जे हैं, और हरियाणा पे जो वर्ल्ड बैंक और इनका कर्जा है वो भी उतना है। हाँ। अगर वो कर्जे छुड़ा लिए जाएं, कब्जे छुड़ा लिए जाएं तो वो कर्जा उतर जाए, पर वो जब तक बैलेंस शीट में नहीं डालोगे लैंड की डिटेल, वो उस पर एक्शन कैसे होगा? अभी जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, मैं मेरे पास फाइल रखी है, तो क्या होता है जो हमारा फाइनेंशियल बजट मीटिंग होती है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि अगली बार जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल से, हमने उसमें कितना काउंसिल टैक्स बढ़ाना है, कि भाई कितना काउंसिल टैक्स हम इंक्रीज करें, बिल्कुल ठीक है। हमें कितना चाहिए, हमारे खर्चा कितना है, और हमारी टैक्स पे भाई हमारे नगर निगम नगर पालिका मन ने तो कोई देखा नहीं काम करते, और ना ही उनको राज्य सरकार ने पावर दे रखी। राज्य सरकार ने जो 74th अमेंडमेंट है वो अपने हाथ में रख रखा है। अगर वो पावर उन्होंने छोड़ी होती तो जैसे ये करते हैं टैक्स की प्लानिंग, क्योंकि टैक्स आएगा तभी तो ये सुविधाएं नागरिकों को देंगे, तो वो टैक्स का मामला छोटी सरकार के पास होना बहुत ज़रूरी है। टैक्स का अच्छा कलेक्शन होगा, हमारे भारत के नागरिकों को भी अगर टैक्स अच्छे से मिले, मतलब टैक्स देने में खुशी होगी। लोग दान भी तो करते हैं मंदिरों में और इनमें और धार्मिक कामों में, अगर उनको यूँ हो यार मेरे टैक्स देने से मेरे को अच्छी सुविधा मिल रही है तो देंगे। अब आप टैक्स का बताओ जी। जैसे कि अब हमारे यहाँ टैक्स होता है कि भाई, और टैक्स घर के साइज पे टैक्स है कि आपका कितने कमरे का घर है उसके हिसाब से टैक्स है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। तो जो हम काउंसिल टैक्स पे करते हैं सालाना, उसमें वो उसका एक हिस्सा फायर ब्रिगेड को जाता है, एक हिस्सा उस यहाँ की पुलिस को जाता है, ठीक है। हमारी फायर ब्रिगेड सर्विस का बुरा हाल है गुड़गांव में, इतनी हाई राइज बन गई। हाँ। अब क्या है, गर्मी इतनी पड़ने लग गई, हादसे बहुत हो रहे हैं। फिर वो फायर ब्रिगेड लेकर पहुंचे हैं तो पता लगा पिचकारी जाए नहीं रही, हाँ। कैपेसिटी नहीं है उनमें कि वो इतनी लंबी लंबी हाई राइज जो बना दी ना, प्लानिंग फेल है। तो अभी क्या है ना, जैसे कि इसमें 4 महकमे हैं, पुलिस के पास कितना जाएगा, दूसरा फायर ब्रिगेड के पास कितना जाएगा, तीसरा हाईवेज के पास कितना जाएगा मेंटेनेंस का, और चौथा काउंसिल के पास कितना जाएगा। अब उन चारों का परसेंटेज उसमें निर्धारित होता है कि भाई जो आप दे रहे हो इसमें आपका इतना इतना कंट्रीब्यूशन है। फिर मैं आपको बताता हूँ पुलिस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस की बात। तो यहाँ ये होता है, कोई भी हादसा हो गया तो 3 मिनट के अंदर पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आ जाती है, आनी चाहिए नहीं है, आ जाती है, ठीक है। अब ये सारा प्लान हम करते हैं कि भाई, और वो कैसे प्लानिंग होता है कि भाई अभी जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कितने % बढ़ रही है, ठीक है, उसी इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें भी अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर ये बढ़ता सबके लिए है, लेकिन फिर ये लगता है कि भाई किसी फैमिली की अर्निंग इतनी नहीं है जो इस इन्फ्लेशन में कामयाब हो जाए या इतना वो टैक्स पे कर दे, फिर उनके लिए हम अलग अलग बेनिफिट बना देते हैं कि भाई ठीक है, आपकी इतनी सोर्स ऑफ इनकम है, वो डिक्लेयर करना पड़ता है, और यहाँ कंट्रोल हमें पता होता है कि किस बंदे की कितनी एक इनकम है। फिर उसको हम रिटर्न में हेल्प कर देते हैं कि भाई ठीक है, आपका हम काउंसिल टैक्स माफ़ कर दे रहे हैं, ठीक है, या आपके बच्चे या एजुकेशन में आपको कोई और हेल्प चाहिए तो यूनिवर्सल क्रेडिट, चाइल्ड बेनिफिट, अडल्ट केयर बेनिफिट, ये काउंसिल फिर उनको उल्टी हेल्प भी करती है। ऐसा नहीं कि हम लेते हैं, देते भी हैं, ठीक है। तो ये सारा ग्राउंड लेवल पे जब स्टडी करने के बाद ही हम टैक्स लागू करते हैं, और फिर हर एक इंडिविजुअल घर का, हर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट की कैसी परिस्थिति है, वो दे सकता है, ले सकता है, वो हर ऑनलाइन हमारे पास अप्लाई करता है, और जो अगर लगता है कि ये देने वाला है उसको हम देते भी। तो आपकी ट्रेनिंग जब काउंसलर चुने जाते हैं, ट्रेनिंग होती है कोई? यहाँ हमारी LGA करके बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन में पूरी ट्रेनिंग देते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, आपको ये बताया जाता है, आपको लीगल ट्रेनिंग भी देते हैं
कि कल को आप किसी के डोर स्टेप पे जा रहे हो, कल को कोई आपको उल्टा बोले, आपके पास क्या अधिकार है, आप कैसे कैंपेन करो, कैंपेन की भी स्ट्रेटेजी तैयार दी जाती है कि भाई जब मैं चुनाव का फार्म भर दिया, जब उनको ये पता चल गया कि ये चुनाव लड़ रहा है, तो वो भी एक ट्रेनिंग होती है कि भाई आप प्रचार के दौरान इन चीज़ों पर ध्यान देना और ऐसी परिस्थिति ना हो, इन चीज़ों का ख्याल रखना। फिर प्लानिंग की अलग ट्रेनिंग होती है, अगर आप प्लानिंग कमेटी में हो तो भैया आपको कौन कौन से पहलू करने होते हैं, वो ट्रेनिंग होती है। तो हर तरह की ट्रेनिंग होती है और इन्होंने तो बाकायदा सर्टिफिकेशन बना रखा है। अब मान लो मेरा रोहित अहलावत नाम है, मेरा उस हमारी वेबसाइट पे मेरा एक पोर्टल है, मेरा अकाउंट है, वो तो उनमें उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दे रखे हैं कि भाई आप हेल्थ एंड सेफ्टी की आप सर्टिफिकेशन कर लो, फायर सेफ्टी की आप ट्रेनिंग कर लो, अगर आपको ऐसा लगता है आप प्लानिंग में किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है वो आप सर्टिफिकेशन कर लो। तो साथ के साथ वो पढ़ाई भी कराते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार काउंसलर बन गया भी चल मेरे भाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्निंग पोर्टल जिसको हम बोलते हैं, ई लर्निंग पोर्टल उन्होंने हर एक काउंसलर के लिए बनाया। बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसीलिए हम HIUD की बार बार मांग कर रहे हैं हरियाणा में, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। पर क्या होगा जी, ये मांग मान भी ली ना सरकार ने, वो क्या करेंगे 4 साल तो उसके लिए बिल्डिंग बनाने के पीछे पड़ जाएंगे कि यार पहले तो जमीन देखो, फिर जमीन जो है ना फाइलों में जमीन चली, फिर बिल्डिंग बनाओ, फिर 7 साल बाद HIUD बना जी। भाई किराए पे बिल्डिंग लेके भी 6 महीने के अंदर शुरू कर सकते हैं। मैं तो अब एक बात आपकी बात को थोड़ा बीच में रोकूंगा, अगर आपको ये करना ना आज की डेट में तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आपको पहले शुरू करने की जरूरत है। पर जी अपने जो काउंसलर हैं उनका लेवल क्या है, वो तो पकड़ के बिठाने पड़ेंगे, तो उनको ना फेस टू फेस आदत डालनी पड़ेगी शुरू में। मैं वो कह रहा हूँ, अब बेसिक आज की डेट में जो बिल्कुल अनपढ़ से भी मैं ये बोलता हूँ कि जो 8वीं 10वीं फेल, जो रिक्शा चलाता है या जो रेडी चलाता है, वो भी स्मार्टफोन यूज़ करता है। ठीक है, आज की डेट में जो ई लर्निंग होती है ना, उसमें पहले तो वीडियोस सुनाई जाती हैं कि भाई आप वो तो ठीक है, पर इंश्योर कैसे करेंगे कि वो देखा या नहीं देखा उसने? वो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें ये आ जाता है कि इस बंदे ने 20 मिनट बैठ के इस पर टाइम स्पेंड करा है कि ये इस बंदे ने, उसके बाद हर एक के बाद उसका क्विज होता है। लेकिन आपकी बात वही आ गई कि हम हर चीज का जुगाड़ देख लेते हैं। हाँ। कि भाई मेरी जगह तू बैठ कर दिए, तू पूरा कर दिया। हाँ। तो फिर वही बात आ गई, फिर उसके लिए आपको सोशल रिफॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैं ऑनेस्ट हूँ। हाँ, अगर मैं कि जनता का दाब पड़ जाए उस पे कि भाई यो काउंसलर सरपंच जो है ये ट्रेनिंग ले भी रहा है, क्यों टाइम पास कर रहा है। अभी आप बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे आप जैसे लोग जो चिंतक हैं वो भेजते भी हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण है राजनीति में, सरपंची 50% है सरपंची में, गाँव में, सरची में। अब लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो जब पति चलाता है कि नहीं चलाता 99%। और मीटिंग में भी पति जाता है, बिल्कुल है ना, और उसमें लग जाता है वो एक वर्ड यूज करते हैं, मैं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि रिप्रेजेंटेटिव है फलाना है। हाँ। अब ऐसे ही मेयर वाले में होता है, ऐसे ही MLA वाले में होता है। ठीक है, तो फिर आप ये बताओ ना कि अब ये डिसेंट्रलाइजेशन सरकार पेपर में ही कर रही है ना, पेपर में कर रही है। अब या तो ये बोल दे कि भाई सरपंच की मीटिंग में, पार्षद की मीटिंग में जो महिला है वो ही बैठेगी, दूसरा कोई उस कक्ष में होगा ही नहीं। मैं तो जी अमेरिका में भी, यहाँ भी बड़े बड़े जो चिंतक हैं भारत के विषय में, उनसे मिला, वो सब सहमत हैं कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, तभी सुधरेगा सिस्टम। पर मैं इस नतीजे पहुंचा, जब तक जनता उस चीज को आंदोलित नहीं होगी ना, उस चीज पे, तब तक नहीं मिलेगा। जनता आंदोलित नहीं होगी क्योंकि जनता अब हमारा निजी स्वार्थ देखते हैं। यो सरपंच बन गया तो मेरी गाड़ बन जाएगी, यो MLA बन गया तो मेरा छोरा नौकरी लग जाएगा। तो वो क्या है, जब तक निजी स्वार्थ आप ऊपर रखोगे ना तो वो आंदोलित होगा ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ वोट कई बारी जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए लोग डालते हैं। ठीक बात है। ठीक है, हमारे यहाँ लोग ये डालते हैं कि भैया इस गोत्र का है तो इसको देना है, वो भले ही वो कितने करप्टेड हो, कितनी उसकी उम्र हो चुकी हो, कितनी उसकी विजन छोटी हो, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि भाई जैसे हमारे यहाँ गढ़ बोलते हैं, मैं बहादुरगढ़ है, जैसे हुड्डा साहब रोहतक गढ़ में आता है, तो हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स सिर्फ ये चलती है कि भाई हुड्डा साहब को वोट देनी है ना। अब हुड्डा साहब का विजन अच्छा हो, दीपेंद्र का अच्छा हो, लेकिन क्या जरूरी छोड़ना जो जिनको उन्होंने पार्टी कैंडिडेट बनाया उनका भी विजन ऐसा ही हो। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है ना। चलिए अहलावत साहब, बड़ा मज़ा आया आपके साथ, बड़ा सुंदर शहर है, और ये लंदन से उतनी ही दूर है जितना अपना बहादुरगढ़ या मैंने शुरू में भी कहा 30 किलोमीटर। हाँ, 30 किलोमीटर। और मेट्रो यहाँ तक जुड़ी हुई है, हम उस मेट्रो का ही लाभ लेकर आए थे।
और सारी चीज़ें यूँ लगता है भाई जैसे तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं, पर इसमें भी एक चुने हुए प्रतिनिधि को काम करना पड़ता है। और इसी के साथ जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। आशा है हमारे जो पार्षद भाई हैं हरियाणा के और दूसरे प्रदेशों को, उनको कुछ बातें सीखने को मिलेंगी इस बातचीत से, और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और हम भी आपसे, अभी मैं कुछ दिन बाद भारत वापस ही आऊँगा, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, हरियाणा में ही रहता हूँ, कुछ दिन बाद वापस भी आऊँगा और जो है इन चीज़ों पे काम करेंगे। और जो है हमारे चैनल पे दूसरी भी सारी डिटेल डली हुई है, उनको भी ज़रूर देखिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।